वर्गीकरण एवं नामकरण विज्ञान वर्गीकरण का विज्ञान है। यह जीवों, जंतुओं और पौधों की विभिन्न जातियों के नामकरण और उनकी कुछ महत्वपूर्ण समानता एवं भिन्नता के आधार पर उन्हें निकट संबंधी समूहों में व्यवस्थित करने से संबंधित है। इस प्रकार वर्गीकी में जंतुओं और पौधों के अपने संबंधों के आधार पर नाम रखने अर्थात नामकरण और उनका क्रमबद्ध समूहन अर्थात वर्गीकरण दोनों ही पहलू सम्मिलित है। वर्गीकरण द्वारा जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन तो संभव है ही, इसके साथ साथ इनके विकास क्रम का भी ज्ञान प्राप्त होता है। सिम्पसन ने 1961 में प्राणी नामकरण की व्याख्या की है। उनके मुताबिक किसी भी दिए हुए प्राणी वर्गीकरण में प्रमाणित जंतु समूहों के प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट नाम का अनुप्रयोग प्राणी नामकरण कहलाता है। उन्हें प्राणी वर्गीकरण भी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जंतुओं को उनके अपने संबंधों अर्थात उनकी पारस्परिक समानता या निकटता के द्वारा स्थापित संगठनों के आधार पर समूहों में क्रमबद्ध करना प्राणी वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास ईसा पूर्व 5वीं तथा 6वीं शताब्दियों में लोगों ने जंतुओं को खाए जाने योग्य अथवा न खाए जाने योग्य के आधार पर वर्गों में विभाजित किया करते थे। तब ही वर्गीकी में नींव पड़ गई थी। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व, जिनको जंतु विज्ञान का जनक कहा माना जाता है, ने वर्गीकरण का एक अपरिष्कृत क्रम आरंभ किया था। वे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस समय के ज्ञात जंतुओं को मौलिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर निम्न दो समूहों में विभाजित किया। पहला एनेइमा। इसके अंतर्गत इन्होंने लाल रुधिर विहीन जंतुओं को रखा, जैसे स्पंज, निरेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुकी प्राणी है। दूसरा इनेइमा। इसके अंतर्गत इन्होंने लाल रुधिर वाले कशेरुकी जंतुओं को रखा। इस समूह को उन्होंने पुनः दो उपसमूहों में विभाजित किया, विविपैरा या जयायुज। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, कुत्ता इत्यादि। दूसरा ओविपैरा या अंडयुज। इसमें सभी अंडे देने वाले जंतु आते हैं, जैसे मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि। अरस्तु के बाद वर्गीकरण को क्रमबद्ध बनाने का सर्वप्रथम प्रयास एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन रे ने 1627 से लेकर 1705 तक द्वारा किया गया था। इन्होंने 17वीं सदी में सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा दी। उन्होंने जाति को एक जनकों से उत्पन्न संतानों का समूह बतलाया और विभिन्न जातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्होंने निकट संबंधित जातियों के समूह के लिए वंश शब्द प्रचलित किया। स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल वान लीने ने 1760 से 1778 वर्गीकी विज्ञान के वास्तविक जनक माने जाते हैं।
1735 में उन्होंने अपनी सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अपने समय तक ज्ञात सैकड़ों जीव जातियों के द्विपद नामों और उनके वर्गीकरण की विधि का वर्णन किया है। इसी पुस्तक का 10वां संस्करण, जो 1758 में प्रकाशित हुआ था, आज तक भी वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली का आधार है। उन्होंने प्राणी जगत का 6 वर्गों में विभाजन किया है। पहला, चतुष्पाद या 4 पैर वाले प्राणी। दूसरा, पक्षी। तीसरा, सरीसृप। चौथा, मत्स्य। पांचवा, कीट और छठवां, कृमि। वर्ग में कीटों के अतिरिक्त अन्य सभी अकशेरुकी प्राणियों को रखा गया था। कुछ विभिन्नताओं के आधार पर उन्होंने प्रत्येक वर्ग को गणों में, प्रत्येक गण को वंशों में और वंश को जातियों में बांटा गया। प्रत्येक प्राणी जाति को उसके वंशागत तथा जातिगत नामों को मिलाकर दोहरा नाम दिया गया। इसी को द्विपद नामकरण कहते हैं। इसी आधार पर कार्ल वान ने अपना नाम भी बदलकर कैरोलस लिनियस कर लिया था। 18वीं सदी के करीब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जियोर्जिस लियोपोल्ड क्यूविलर ने वर्गीकरण में एक और संघ को सम्मिलित किया था, जिसमें एक सी शारीरिक सामान्य रचना वाले जंतु के समस्त वर्गों को सम्मिलित किया। 1884 और 1887 में अर्नेस्ट हिरिंच, हिकेल और ई. रे लेकेस्टर ने आधुनिक प्राणी वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत की और आधुनिक प्राणी वर्गीकरण के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखते हैं आगे। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी या प्रारंभिक इकाई होती है, जो कि जंतुओं और पौधों के विशिष्ट रूप को दर्शाती है, जिसमें कुछ निश्चित आकारिकीय, कार्यकीय एवं आनुवंशिक लक्षण पाए जाते हैं। अतः जातियों की स्पष्ट पहचान एवं परिभाषा एक शुद्ध प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं पहली आवश्यकता होती है। जाति शब्द की परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है और विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले जीव वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा अपने ढंग से अलग अलग की है। अतः जाति के स्वरूप का वर्णन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, जाति का परंपरागत संबोधन। जॉन रे ने 17वीं सदी में विभिन्न जातियों की पहचान संतानोत्पत्ति के आधार पर की। उन्होंने कहा कि वे सब जंतु जिनकी उत्पत्ति एक ही किस्म के जनक करते हैं, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में 1758 में जाति की परिभाषा आकार की समानता की कसौटी पर की है। उनके अनुसार आकार की समानता वाले प्राणियों के समूह को जाति कहते हैं। एक ही जाति के सभी प्राणी लगभग एक से दिखाई देते हैं। जाति के इस संबोध के विषय में वर्गीकी विज्ञों को अग्रलिखित मुख्य आपत्तियां हैं। पहला, लैंगिक द्विरूपता
आयु में अंतर या बहुरूपता के कारण कभी कभी एक ही जाति के विभिन्न जीवों में आकारिक विषमता दिखाई देती है। दूसरा, विभिन्न जातियां होने पर भी सहोदर जातियों में व्यापक समानता दिखाई देती है। समय गुजरने के साथ जातियों में परिवर्तन का समावेश नहीं है। जाति का आधुनिक संबोध, यह संकल्पना डोब्झेवस्की ने 1933 में या मेयर ने 1942 में प्रस्तुत की थी तथा आज तक भी यही संकल्पना वर्गीकी विज्ञों को मान्य है। उन्होंने जाति की व्याख्या करते समय आकारिक तथा आकारिक गुणों के साथ साथ जाति के शरीर क्रियात्मक, जेनेटिक, पारिस्थितिक तथा जाति वृत्ति लक्षणों को भी ध्यान में रखा। इन्होंने जाति की परिभाषा संकरण प्राणियों की समष्टि के रूप में की है, अर्थात जाति वास्तविक या संभाव्य रूप से संकरण करने वाली वे प्राकृतिक समष्टियां हैं जो जननी रूप से एक दूसरे से पृथक हो गई हैं। वास्तव में जातियों में भिन्नता उनकी जीनी संरचना के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए तितली के विभिन्न सदस्यों में भिन्नता उनकी जीनी संरचना के आधार पर होती है। वास्तव में तितली के विभिन्न सदस्यों का जीनी संगठन समान होने पर भी उनके आकारिकी लक्षणों में अंतर दिखाई देते हैं। ये सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। विभिन्नताओं वाली ऐसी जाति के सदस्य उपजाति को निरूपित करते हैं। किसी जाति में उसके लक्षणों की अभिव्यक्ति किसी जीव में उपस्थित जीनों के एक निश्चित सेट के आधार पर न होकर परस्पर संकरण करने वाले समस्त जीवों की सामूहिक जीनी संरचना के कारण है। इस प्रकार संपूर्ण समष्टि की प्रवृत्ति एक साथ विकास की होती है। आधुनिकतम विचारधारा के अनुसार किसी भी एक जंतु जाति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। यह अंतरा प्रजनन करने वाले जंतुओं की आबादी होती है। इस आबादी का एक जीन समूह होता है जिसमें कि जीन्स का स्वतंत्र व्यूहन होता रहता है। तीसरा, इसकी प्रत्येक आबादी में वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूलन सदैव चलती रहती है। इस प्रकार इसमें उद्विकास द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति की मूल क्षमता होती है। प्रत्येक जाति का अपना एक पारिस्थितिकी निके होता है और अन्य जाति वस्तुतः उसका उपयोग नहीं करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।